खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर कहा जाता है कि मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से विरोधियों की सोच बंद हो जाती है। मोदी ने बीजेपी को सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स कैसे बना दिया, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी, इसका पूरा क्रैश कोर्स नरेंद्र मोदी ने कराया था। मोदी की चाणक्य वाली सोच की इनसाइड स्टोरी के कुछ पन्ने गृह मंत्री अमित शाह ने खोले हैं। आज से 35 साल पहले नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को जुटा दिया था, उसी से आज की बीजेपी तैयार हुई है। मोदी और शाह ने कैसे तैयार की जीत की राह, 24 की लड़ाई के लिए क्या है तैयारी, देखिए एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ यह रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के लिए हर मोर्चा मुमकिन क्यों है? मोदी को चुनाव में हराना नामुमकिन क्यों है? मोदी बीजेपी वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं, उनकी क्षमता को ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर रिजल्ट दिखा देते हैं। ये जानते तो सब हैं, लेकिन ये होता कैसे है? इसे सबसे बेहतर वही बता सकते हैं जो मोदी को एकदम करीब से, सबसे करीब से जानता हो। दिल्ली में मोदी सरकार के 8 साल से नहीं, पीएम और सीएम के रूप में मोदी शासन के पिछले 20 साल से नहीं, बल्कि उससे भी 15 साल पहले से जिन्होंने मोदी के साथ काम किया है, वो है होम मिनिस्टर और मोदी सरकार में नंबर 2 अमित शाह। मोदी की पॉपुलैरिटी, मोदी सरकार की परफॉर्मेंस और प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी के बारे में जानने के लिए सबसे क्रेडिबल सोर्स हैं अमित शाह। मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात आज से 35 साल पहले अहमदाबाद में हुई थी। वो साल था 1987। लोकसभा में 300 प्लस और राज्यसभा में 100 प्लस सांसदों वाली जिस बीजेपी को आज आप देखते हैं, उस बीजेपी की नींव मोदी और शाह की उसी मीटिंग में पड़ी थी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को बनाने का फॉर्मूला मोदी ने तभी अमित शाह को दिया था। तब नरेंद्र मोदी को पहली बार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। 35 साल पहले वो मोदी का पहला चुनाव था। सब कहते थे कि मोदी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि तब बीजेपी गुजरात में कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी। केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस का शासन था और दूसरी पॉलिटिकल फोर्स के रूप में जनता दल की भूमिका तैयार हो रही थी। 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव जीता था, 1985 में कांग्रेस ने गुजरात चुनाव जीता था और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी के पास बस दर्जन भर मेंबर थे। वो नरेंद्र मोदी के लिए भी पहला चुनाव था। पहली मीटिंग में जानते हैं मोदी ने अमित शाह को पहला टास्क क्या दिया था? मोदी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को मोबिलाइज किया। आरएसएस के एक एक स्वयंसेवक को घर घर जाकर प्रचार में लगाया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को छोटा चुनाव समझकर कांग्रेस ने उसे हल्के में लिया, जबकि मोदी ने दिन रात मेहनत करके उसे इंटेंस बना दिया। इसका रिजल्ट देखा, मोदी ने पहले ही चुनाव में भगवा झंडा लहरा दिया। गुजरात में वही चुनाव बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। चुनाव जीतने का जो सिलसिला मोदी ने 35 साल पहले शुरू किया, वो आज भी जारी है। 87 में आने के बाद सबसे पहला चुनाव आया अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर कॉर्पोरेशन में सत्ता में आई। उनके संगठन मंत्री बनने के महज 1 साल के अंदर, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई। 90 में हम हिस्सेदारी में सरकार में आए, 50% की हिस्सेदारी थी, 95 में पूर्ण बहुमत में आए, और वहां से भारतीय जनता पार्टी आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है। मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी चैलेंज उनके लिए थी उस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में प्रस्थापित करना। हम तीसरे नंबर पर थे और तब से लेकर जो शुरू हुआ आज तक भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया देख रही है, इसको हम लगातार जीतते जा रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे संगठन और सरकार दोनों में मोदी जी के साथ काम करने का मौका। पहले गुजरात के संगठन में, फिर गुजरात सरकार में, और यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और अब उनकी सरकार का मैं मंत्री हूँ। मैंने मोदी जी को नजदीक से काम करते हुए देखा है। मैंने मोदी जी जैसा श्रोता देखा ही नहीं। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बहुत सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं
और फिर उचित निर्णय लेते हैं। और कई बार तो हमें भी लगता है क्या भाई इतना सोच विचार हो रहा है, एक बार बैठक, 2 बार बैठक, बहुत धैर्यपूर्वक वो निर्णय करते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति के सुझाव की गुणवत्ता के आधार पर वो महत्व देते, व्यक्ति के आधार पर नहीं देते। पहली जीत के बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चुनाव उत्तर प्रदेश का हो या हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, मोदी हर चुनाव में पूरी ताकत से लड़ते हैं। किसी भी चुनाव में मोदी कोई ढिलाई नहीं बरतते। प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल दुश्मन आज तक ये नहीं समझ पाए कि मोदी में ऐसा क्या है कि जो लोग हिंदी नहीं समझते, जो लोग गुजराती नहीं समझते, जो लोग मोदी के भाषण का मतलब नहीं जानते, उनसे भी मोदी का कनेक्ट कैसे बनता है। अमित शाह इसे 2 एग्जाम्पल से समझाते हैं। 1988 में मोदी ने गुजरात में बीजेपी का संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया। मोदी से पहले बीजेपी शहरी पार्टी कहलाती थी। मोदी उसे गांव-गांव तक ले गए। पंचायत चुनाव में हारे हुए नेताओं से संपर्क किया गया। पंचायत चुनाव में हार के बाद जो नेता भुला दिए गए थे, उनको मोदी ने सम्मान के साथ बीजेपी में शामिल कराया। एक एक कार्यकर्ता का नाम रजिस्टर में लिखा गया और उनसे नियमित तौर पर संपर्क बनाया गया। इस तरह 1 साल के अंदर मोदी ने गुजरात के गांव-गांव में पार्टी के लिए बेस तैयार कर दिया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने जब अमित शाह को बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया, तब उनको फिर एक टास्क दिया गया। ये वही समय था जब मोदी ने मिस्ड कॉल वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया। बीजेपी के नंबर पर मिस्ड कॉल मारने वाले को पार्टी कार्यकर्ता के रूप में एनरोल किया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मोदी के ऑर्डर पर हर एक मिस्ड कॉल को वेरीफाई किया गया। घर घर जाकर उनसे बात की गई। उनका राजनीतिक झुकाव देखने के बाद ही उनको बीजेपी का कार्यकर्ता माना गया। मिस्ड कॉल करने वाले एक एक कार्यकर्ता को वेरीफाई करने के बाद उनमें पार्टी की आइडियोलॉजी डाली गई। ये काम आज भी आसान नहीं है। सोचिए, मोदी ने ये काम 8 साल पहले शुरू कर दिया था। आज बीजेपी 11 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स का पूरा क्रैश कोर्स मोदी ने कराया था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मोदी की पार्टी की पहुंच ना हो। मोदी से पहले पूर्वोत्तर में बीजेपी का कोई नाम भी नहीं लेता था। आज पूर्वोत्तर में भी बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। मोदी ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है, नंबर देख लीजिए, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 116 सीटें जीती थी। 2014 में 282 सीटें जीती और 2019 में 303 सीटें जीती। 2009 में बीजेपी को 18.8% पॉपुलर वोट मिले थे। 2014 में 31% पॉपुलर वोट मिले और 2019 में मोदी ने उसे 37.3% पॉपुलर वोट दिला। 2009 में बीजेपी ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीट जीती थी। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीट जीती और 2019 में मोदी ने इसे 30 के पार पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी बीजेपी को नए नए क्षेत्रों में ले गए, अलग अलग कम्युनिटीज तक ले गए। जहां बीजेपी की पहुंच नहीं थी, उन राज्यों में भी मोदी ने बीजेपी को पहुंचा दिया। टेक्नोलॉजी मोदी के लिए टैबू नहीं, बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोदी पार्टी का बेस भी बढ़ा रहे हैं, सरकार की योजनाएं भी चला रहे हैं और भ्रष्टाचार भी मिटा रहे हैं। जैम यानी जनधन खाता, आधार नंबर और मोबाइल का इस्तेमाल करके मोदी ने लाभार्थियों तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया। कट मनी कल्चर को खत्म किया। अब मोदी नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, ये है ड्रोन टेक्नोलॉजी। मोदी ने आज ड्रोन उड़ाया भी, उसके फायदे भी गिना। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति चल, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी, तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है।
प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी अनडाउटेबल है। प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल अपील हिंदुस्तान की सीमाओं से आगे तक है। देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं से ज्यादा मोदी के नॉन पॉलिटिकल वॉलंटियर हैं। तभी तो मोदी हर चुनाव को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसा बना देते हैं, जिसमें मोदी वर्सेस ऑल हो जाता है। जनता की नब्ज पर मोदी सटीक उंगली कैसे रख देते हैं, अमित शाह ने इसका भी राज बताया। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नरेंद्र मोदी संघ प्रचारक के रूप में पूरा देश घूमे। मोदी बीजेपी संगठन में आए तो भी घूमते रहे। सीएम और पीएम बनने से पहले ही मोदी देश के हर जिले में जा चुके थे। ऑर्डिनरी लोगों के बीच रहने का फायदा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी को एकदम ग्राउंड सिचुएशन पता है। गरीब महिलाओं को फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने वाली उज्ज्वला योजना और गरीब परिवारों को शौचालय के लिए पैसे देने वाली योजना, मोदी की जिन योजनाओं का विपक्ष मजाक उड़ाता रहा, उन्हीं योजनाओं ने पॉलिटिकल गेम पलट दिया। महिलाएं मोदी के लिए साइलेंट वोटर बन गई, जिनके इंपैक्ट को कोई सियासी पंडित नहीं पढ़ पाया। 2009 में सिर्फ 55.8% महिलाएं वोट देने के लिए बूथ तक पहुंची थी। 2014 में मोदी सरकार बनाने के लिए 65.5% महिलाएं वोट देने के लिए आई और 2019 में 67.2% महिलाएं पोलिंग बूथ तक आई। मोदी ने ही ये मुमकिन किया और पहली बार मोदी के लिए ऐसा हुआ कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। हम सभी ने वो दौर देखा है कि जीवन से जुड़े कितने ही आसान विषयों को कितना मुश्किल बना दिया गया था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने बचपन में राशन की दुकान पर अनाज के लिए, केरोसिन के लिए, चीनी के लिए लाइन लगाई होगी। लेकिन एक समय ऐसा था कि घंटों इसी काम में लाइन में लगे हुए गुजर जाते थे। और मुझे तो अपना बचपन याद है कि हमेशा एक डर रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नंबर आने तक अनाज खत्म हो जाएगा, दुकान बंद होने का समय तो नहीं हो जाएगा। ये डर 7-8 साल पहले हर गरीब के जीवन में रहा ही रहा होगा। लेकिन मुझे संतोष है कि आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों में एक भरोसा है कि जो उनके हक का है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलीवरी को सुनिश्चित करने में, सैचुरेशन के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है। और मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मोदी ने 14 जीता, 19 जीता, 17 के बाद 22 में यूपी दोबारा जीता। सवाल यह है कि मोदी ने 24 के लिए क्या सोच रखा है। मोदी ने अपना फॉर्मूला अमित शाह को बता दिया है और शाह ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने उन 144 सीटों पर फोकस किया है जहां पार्टी अभी कमजोर है। 2019 में बीजेपी को जहां हार मिली थी, मोदी उन सभी सीटों पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए 3 लेयर का प्लान तैयार किया गया है। अगले 18 महीने में बीजेपी इसी प्लान पर काम करेगी। सेंट्रल कमेटी, इसमें सिर्फ नेशनल लीडर रहेंगे जो पूरे प्रोग्राम को सुपरवाइज करेंगे। स्टेट कमेटी ग्राउंड पर प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। और तीसरी क्लस्टर कमेटी, इसमें सेंट्रल मिनिस्टर भी होंगे जो सेंट्रल और स्टेट कमेटी के बीच कोऑर्डिनेट करेंगे। बीजेपी के संगठन प्रभारी हर 15 दिन में एक बार हर लोकसभा क्षेत्र में एक रात बिताएंगे। इसी तरह सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी उस सीट के अंदर पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्रों में एक रात बिताएंगे। 24 के लिए मोदी ने अभी से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वो भी दरअसल मोदी के आउटरीच प्रोग्राम का ही हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र रहता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ऐसे में सरकार के वर्षगांठ के मौके पे जिस कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने तय की है, वो किसी भव्य 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि जनता के बीच जाने की है। 15 दिनों का कार्यक्रम चलेगा और कार्यक्रम का नाम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व। इसके अलावा केंद्र सरकार के कामकाज पर मोदी सरकार रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी और उस रिपोर्ट कार्ड का नाम है रिपोर्ट टू नेशन, यानी सब कुछ जनता को बताना। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोशिश ये की जाएगी कि हर एक उस वर्ग तक अपनी बात पहुंचाई जाए और उसका फीडबैक लिया जाए जो कि सरकार के कामकाज के लिए ज़रूरी है। जैसे चाहे युवा हों, महिला हों, माइनॉरिटी हों,
शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब हों, इन सारे वर्गों तक विशेष पहुंच की योजना है। समझा जा सकता है कि ये सब कुछ 2024 का रास्ता कितना आसान भी करेगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़काने के लिए अभी से ही 3 संगठन बहुत तेजी से लगे हुए हैं। इस रेस में सबसे आगे है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो दिन रात सुबह शाम एजेंडा चलाता है, मोदी सरकार को निशाना बनाता है। दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तीसरा है मौलानाओं और मुफ्तियों का एक गिरोह। सोचिए, देश में एकदम अमन चैन है, शांति है, कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है, लेकिन मौलाना जबरदस्ती नोट बरसाने का वीडियो बना रहे हैं, मनगढ़ंत किस्से सुना रहे हैं, मन मुताबिक किसी स्टोरी में मस्जिद को, किसी स्टोरी में मंदिर को, किसी स्टोरी में मुसलमानों को फिट कर रहे हैं और बड़े ही सिलेक्टिव तरीके से मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। मौलानाओं का ये जो नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, इसी को ध्वस्त करने वाली इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। देख रहे हैं आप हिंदू मुसलमान के नाम पर क्या क्या हो रहा है। मंच सजता है, मजमा लगता है, मौलाना माइक पकड़ता है, गोद में नोट बटोरता है, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, सिर्फ नोटों की बरसात होती है। मौलाना बोलता रहता है और मौका देखते ही मुसलमान खतरे में है का टेप चालू हो जाता है। मुसलमान की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मुसलमान की इज्जतें बर्बाद की जा रही हैं, मुसलमान गोलियों के निशाने पर आ गए, मुसलमानों के गले काटे जा रहे हैं। कोई मुसलमानों को मिटाने की बात करता है, कोई कहता है अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता है मुसलमानों को इंडिया से भगा देंगे। भड़काऊ बातें खत्म होते ही नोट वाली मशीन फिर से ऑन हो जाती है। तो क्या हेट स्पीच वाले ऐसे सारे प्रोग्राम पहले से फिक्स्ड होते हैं? क्या भड़काने के पैसे मिलेंगे? ये कहकर ही अलग अलग मंचों से ऐसे मौलानाओं को इनवाइट किया जाता है। एक और सैंपल देखिए। जनाब का नाम कारी इकबाल मुरादाबादी है। सोशल मीडिया पर इनके हर वीडियो का कैप्शन अलग अलग होता है। किसी में धमकी लिखी होती है, किसी में रिकॉर्ड तोड़ तकरीर का टेक्स्ट लिखा होता है, तो किसी में खुफिया एजेंसियों का डर दिखाया जाता है। वो बात दूसरी है कि वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर उगला जाता है। मुसलमान वाला एंगल जानबूझकर बड़ी चालाकी से फिट किया जाता है। मस्जिद में ढेला मारे नेता बन जाओ जी, ये मदरसे के बच्चों के चांद मारे नेता बन जाओ, सुरक्षा मिल जाती है, सुरक्षा गार्ड मिल जाते हैं जी। हाँ, हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की हुकूमत का जवाब ही नहीं है। इस्लाम और कुरान के खिलाफ बेद बोलो, मंत्री बन जाओ। इस्लाम को टारगेट करो, एमएलए बन जाओ। शरीयत पर उंगली उठाओ, मंत्री बन जाओ। हम आहवाई करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम जी। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। बेशक बेशक जी। दिल दुखाना ज्यादा किसी का अच्छा नहीं है। कहेंगे कुछ नहीं, खुफिया एजेंसियां जलसों में आ रही हैं। हमारे उलमा की जबानों से निकले हुए जुमलों को यानी कि रिकॉर्ड करके लेके जा रही है जी। यही बात है जी। लिख लिख के लेके जा रही है खुफिया एजेंसियां। कोई बोलता नहीं है कौन कैसे कर लिए रखा है, मगर जो खुफिया एजेंसियां हमारे जुमले लेके जाती हैं और साथ में ये जुमले भी लेके जाएं, तुम सब इकट्ठे हो जाओ, कुरान के एक नुक्ता खत्म नहीं कर पाओगे जी। सुभान अल्लाह। हिम्मत नहीं है किसी की जो एक नाम मुफ्ती गुलफाम रजा का भी है। जनाब के वीडियो का कैश लाइन पढ़िए। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा।
मगर इस स्क्रीनशॉट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीर, जिसे भड़काऊ टेस्ट के साथ सोच समझकर फिट किया गया है। जब हमने इनके वीडियो को खंगाला तो शुरुआत के 5 मिनट में कुछ नहीं मिला, मगर छठे मिनट से ये अपने एजेंडे पर आ गए। आज हम जो फेल हैं, जो फ्लॉप हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया हमें मार रही है, पूरी दुनिया हमें तकलीफ दे रही है, पूरी दुनिया हमें सता रही है। वजह यह है कि हथियार तो है हमारे पास, मगर हथियार का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया। इसलिए पूरी दुनिया हमें नौजवानों मार रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया हमें डस रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया में हम जलील होकर रह गए। तुम्हारे पास राइफल हो और उस राइफल को आप अपने घर के किसी कोने में दफन करके डाल दो, उसके बाद में तेरे घर में तेरा दुश्मन आएगा। तू राइफल को हाथ ही नहीं लगा रहा है तो दुश्मन से कैसे जीत पाएगा? राइफल जरूर है मगर उसका इस्तेमाल तुझे आता नहीं, तू इस्तेमाल करता नहीं, तूने एक कोने में डाल दिया। बड़ी अजीब सी बात है, मुफ्ती गुलफाम रजा अपनी तकरीर में इस्लाम का मतलब समझा रहे थे, लोगों को कुरान का महत्व बता रहे थे, मगर इसके लिए बतौर एग्जाम्पल चुना भी तो राइफल को चुना। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो वो ही जाने, मगर आगे की बात सुनकर थोड़ी क्लैरिटी आपको भी मिल जाएगी। राइफल तेरे घर में हो, रोजाना केयर करे, उस पर तेल लगाए, उसकी साफ सफाई करे और फिर हाथ में लेके खड़ा हो जाए तो तेरे सामने से जो निकलेगा तुझे देखेगा, तेरे हथियार को भी देखेगा। इससे पंगा नहीं लेना, इसके पास जो हथियार है बड़ा खतरनाक है। मुफ्ती गुलफाम रजा राइफल करता दिखा तो मौलाना मुजम्मिल रशादी ने तलवार वाली लाइन लेंथ पकड़ ली, बिना नाम लिए हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन करार दे दिया और डायरेक्ट हमला केंद्र सरकार पर किया। अब दुश्मनों के हाथ में आ गई तलवारें और हम लोग, अब दुश्मनों के हाथ में तलवारें आई है तो वो जाकर खरीदे नहीं, उनके बड़ों ने उनको तलवारें तकसीम की है और हमारे बड़े सब्र करो, हमारी खबरें बन रही है, सब्र करो। क्या बनाकर रखेंगे इस मुल्क के जिम्मेदार, क्या बनाकर रखेंगे इस मुल्क के बड़े, इस मुल्क को और इस मुल्क के मुसलमानों को कहां ठहरा कर छोड़ेंगे पता नहीं। टेंट से निकलकर जब ऐसी धार्मिक तकरीरें बंद कमरे में पहुंचती हैं तो वॉल्यूम और भी ज्यादा अप हो जाता है। सबका लाइव टेलीकास्ट होता है, सोशल मीडिया पर बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग होती है। मुसलमानों को क्या करना है, कैसे करना है, इन दिनों सबका आइडिया कुछ यूं दिया जा रहा है। ताकत के एतबार से कुत्ता भारी होता है, बिल्ली कम होती है। बहुत कम होंगे या ना के बराबर होंगे कि बिल्लियां कुत्तों पर हमला करती हो, लेकिन अक्सर कुत्ते ही बिल्लियों पर हमले करते हैं। लेकिन जब बिल्ली मजबूर हो जाती है तो ऐसी बिल्ली आखिरी मोमेंट में ये सोचती है मजलूम होकर भी मरना है, दिफा करके भी मरना है। तो इस पोजीशन पर जब बिल्ली पहुंचती है तो वो ताकतवर कुत्ते पर भी हमला कर देती है। आए दिन सुबह शाम मुसलमानों पर जुल्म ही जुल्म हो रहा है। अगर ऐसा दौर चलता रहेगा तो फिर मुल्क फितने फसाद के दहाने पर आ जाएगा। मौलाना ब्रिगेड इन दिनों जिस अग्रेसिव टोन में दिखाई दे रही है, हो ना हो उसका कोई सियासी कनेक्शन तो जरूर है। मौलानाओं और मुफ्तियों की मोदी विरोधियों से सेटिंग तो जरूर है। तभी तो मौलानाओं की तर्ज पर कांग्रेस के समर्थक तौकीर रजा का वीडियो वायरल होता है। यहां भी भड़काऊ टेक्स्ट के साथ ज्ञानवापी मस्जिद वाली इमेज दिखती है और वीडियो के अंदर घुमा फिरा कर ही सही भीड़ को कैसे आउट ऑफ कंट्रोल करना है उसकी प्लानिंग बनती है। हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, खड़े हो जाइए, इंशाअल्लाह कारवां बनता चला जाएगा और इतना बड़ा कारवां बनेगा कि इन जालिमों के बस की बात नहीं होगी कि उसको कंट्रोल किया जा सके। हमें ये बता देना है कि हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंडर में नहीं है। ज्ञानवापी अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी इसकी पाबंदियां लगना शुरू होंगी। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ बिल्कुल वही हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर
अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हमारे अपने पिछलों ने अगर किया होता तो बाबरी मस्जिद का ये हशर ना हुआ होता, और अगर आज हमने कुछ ना किया तो हमारी आने वाली नस्ल को ये उन्हीं तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। हद तो ये हो गई है कि अब ज्ञान वापी के नाम पर सीधा चैलेंज मोदी को दिया जाने लगा है और मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग तू तड़ाक वाले लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रहे। आ जाओ, हम तैयार हैं, लाल किले पर बुलडोजर चलाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ताजमहल नहीं है, तेजो महालय है, उसको खोदो, उसके नीचे त्रिशूल मिल जाएगा। हिम्मत है तुम्हारे बाप में, खोदो। तो ताजमहल की तरफ नहीं जाएंगे, लाल किले की तरफ नहीं जाएंगे, जाएंगे वहां जहां तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचे। ताजमहल है तो मेरा क्या फायदा है, कब्जे में तो तेरे है, उसका तेजो महालय नाम रख दे, हमें क्या फर्क पड़ता है, उसकी आमदनी तू खा रहा है, हमें नहीं मिल रही है। ताजमहल तूने किराए, लाल किला तूने किराए पर उठा दिया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया, अपने बाप को दे दिया, हमारे किस काम में आ रहा है। लाल किले पर झंडा फहराने तो तू जाता है, अगर तेरी हिम्मत है तो लाल किले पर बुलडोजर चला, ताजमहल पर बुलडोजर चला, हम तेरे साथ हैं। अगर ये काम तू करता है तो हम मान लेंगे कि ज्ञान व्यापी में कोई फव्वारा नहीं है, घड़े शिवलिंग ही है, करके दिखाओ। पीएफआई को ही ले लीजिए, वो पहले दिन से ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक के मुद्दे पर देश का माहौल खराब कर रही है और अब पीएफआई ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके धमकी दी है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया है, मोदी सरकार पर हमला किया है। पीएफआई के लिए ये कोई नई बात नहीं है, इसके दो लेटेस्ट एग्जांपल हैं। पहले ये वीडियो देखिए, केरल में पीएफआई के मंच पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना ओबैदुल्ला आजमी पहुंचते हैं। तकरीर शुरू करते ही आरएसएस बीजेपी करने लगते हैं, बिना फुल स्टॉप और कॉमा के अनाप शनाप बोलते हैं। आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। आज बदनसीबी की बात है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन काले सियासतदानों की हुकूमत है जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। गोरे अंग्रेज चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए हैं। ये फिरका परस्ती पैदा करने वाली बीजेपी, ये फिरका परस्ती पैदा करने वाली फस्ताई ताकत आरएसएस, सही मानों में सफेद अंग्रेजों की ये काली औलादें हैं। साउथ के मुसलमानों, खुदा का शुक्र है तो कि तुम्हारे केरला में वो कैफियत नहीं पाई जाती जो कैफियत मैं उत्तर प्रदेश में छोड़ के आया हूं। तुम्हारे केरला में अभी भी अल्लाह का बड़ा फजल है और इसको बचा के रखना। पॉलिटिकल तरीके से बीजेपी को यहां घुसने मत देना। बेईमान सेंट्रल हुकूमत अरब में जाकर अरबी मुसलमानों का पैर छूती है और हिंदुस्तान में मुसलमानों का गला कटवा के खामोश रहती है। केरल में बीजेपी को मत घुसने देना की बात कहते कहते सपा नेता सीधे ताजमहल और लाल किला पहुंच जाते हैं। मुसलमानों के आधार कार्ड की नई कहानी सुनाते हैं। ताजमहल मुगलों ने नहीं बनवाया, ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया। किसने बनवाया? तो उसने कहा देवेंद्र बाबा ने बनवाया था। पूरा हाउस हंसने लगा। मैंने कहा हंसिए मत, ये सही बोल रहे हैं और मुझे 1 मिनट का जवाब चाहिए। मैंने कहा मिस्टर सिंघल, ताजमहल तो तुम्हारे देवेंद्र बाबा ने बनवाया था, आधी बात क्यों कर रहे हो? पूरी बात करो। पूरा इतिहास मुझे मालूम है। ताजमहल तुम्हारे देवेंद्र बाबा ने बनवाया था और लाल किला तुम्हारे छछुंदर बाबा ने बनवाया था। मैं बताता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का आधार कार्ड दिल्ली का लाल किला है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आइडेंटिटी ताजमहल आगरा का है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हेट स्पीच देने वाले और दिलाने वाले ये सारे चेहरे एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। केरल में पीएफआई के जिस फंक्शन में एक बच्चे से भड़काऊ नारे लगवाकर उसे वायरल कराया था, उनमें से 2 पुलिस की गिरफ्त में है। जिस शख्स के कंधों पर ये बच्चा बैठा था वो अंसार पकड़ा जा चुका है।
एक और आरोपी नवाज वंदनम भी पुलिस की गिरफ्त में है। चौंकाने वाली बात यह है कि उस बच्चे को भड़काऊ नारेबाजी की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है, धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश थी। पीएफआई मुस्लिम समुदाय को उकसाना चाहता था। पोल खुलने के बाद पीएफआई बैकफुट पर तो है, मगर उसका भड़काने वाला प्लान अभी भी एक्टिव है। अब यहाँ पर आपने देखा एक बच्चा, लाखों लोग आए थे, उसमें एक बच्चा भी था। उसने वो अप्रूव्ड स्लोगन उसके हाथ में नहीं था, अपने दिल से जो आया उसने कहा। कहीं पर भी हिंदू भी नहीं, कहीं पर क्रिश्चियन भी नहीं था, लेकिन कन्वीनियंटली एक पार्ट था जिसमें वो संगी 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 कह रहा था, उस चीज़ को निकाल दिया गया। सबका जो टोन था वो यही था कि आप अब इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अगर आप पढ़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या मैसेज देने की आप कोशिश कर रहे हैं? एक तरह से तो आप भी भड़का रहे हैं मुस्लिम समाज को। देखिए, टोन और जो भाषा होती है वो इंटरप्रिटेशन का एक मामला होता है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का टोन हमेशा असर्टिव रहा है। हम कभी भी अपोलोजेटिक नहीं है। हम कभी भी जो है एक झुक कर बात करना या जिस तरीके से आरएसएस को खुश करना या बीजेपी को खुश करना, ये हमारा एजेंडा नहीं रहा है। हमारा टोन असर्टिव रहा है। यानी इतना कंफर्म है कि ज्ञानवापी के नाम पर अभी मोदी विरोधी मौलानाओं, मुफ्तियों, नेताओं और पीएफआई जैसे संगठनों का टेप बजता रहेगा, और ये भी तय है कि सब के सब खुद ही एक्सपोज होते रहेंगे, बिल्कुल मौलाना जर्जिस अंसारी की तरह। इस इलाके में गया, वहाँ को नाट्य तरवेदी को मैं आगे जुमला नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ लो। इसकी औकात बंगाल वालों ने दिलाई कि वाकई तू तरवेदी है। से कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जिस तरवेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया? आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जर्जिस, जर्जिस भी नहीं, मौलाना जॉर्जिस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जिस? लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जिस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन। हमने क्या, गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन क्या होती है? ये ढुकिन और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब, हाँ आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब तो जब बंगाल वालों ने कहा उसको, लाल गोला वालों ने, कि अगले साल फिर आएंगी, तो इसने कहा ऑपरेशन करा के आएंगी, यानी औरत बन के आएंगी। अब जब बंगाल आए तो पूछना ऑपरेशन करा ली? बन के आ गई तू मोहतरमा। लद्दाख में आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सेना की बस सड़क से फिसलकर श्योक नदी में गिर गई। इस हादसे में सेना के 7 जवान शहीद हो गए। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल जवानों को वायुसेना की मदद से पंचकुला लाया गया, जहां आर्मी कमांड हॉस्पिटल में इनका इलाज किया जा रहा है। इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मामले में राजनाथ सिंह ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में हुए बस हादसे में देश ने अपने वीर सेना के जवानों को खो दिया है। थल सेना ने मामले में बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सैनिकों का दल करतारपुर में ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ में आगे की ओर जा रहा था, तभी सड़क से बस फिसलकर श्योक नदी में जा गिरी। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की। आज सभी को उम्मीद थी सर्वे का वीडियो सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी कोर्ट चली गई। जज साहब को चिट्ठी लिखकर अपील की कि सर्वे के वीडियो को सार्वजनिक न किया जाए जब तक कि कमीशन की रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं आ जाता है। उधर हिंदू पक्ष वीडियो को जारी करने की अपील कर रहा है। दलील यह है कि सर्वे में हुए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में मंदिर के सबूत हैं, जिसका पब्लिक के सामने आना बेहद जरूरी है। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनी गई और 30 मई को दोनों पक्षकारों को वीडियो देने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन आज भी शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया रहा। शिवलिंग के साथ छेड़खानी को लेकर नए खुलासे भी हुए। वजू खाने में क्या दिखा, शिवलिंग या फव्वारा? एक एक साक्ष्य कैमरे में कैद हुआ। कैमरे की आंखों ने क्या क्या देखा, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवलिंग से छेड़खानी किसने की? शिवलिंग में सुराख किसने बनाया?
फब्बारा का ऑर्डर कहां से आया? चक्री किसने चिपकाया, किसने छिपाया? फब्बारा फैक्टर, शिवलिंग का बदला कैरेक्टर। मंदिर के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है, शिवलिंग को नुकसान हुआ है, ज्ञानवापी में बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। यह सिविल केस नहीं, क्रिमिनल केस है। हिंदू पक्ष की तरफ से नया दावा हुआ है। इस एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्वरूप को आप बदल नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, ढक नहीं सकते। और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी परिसर के अंदर जितने भी हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं उनको निरंतर मिटाने का, छुपाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, चाहे वो पेंटिंग के द्वारा, चाहे चूना पट्टी के द्वारा, हर तरह से या अन्य कई साधनों से। तो हमने उसी की शिकायत चौक थाना में कल दर्ज करवाने के लिए गए थे, पर प्रशासन ने हमारी वो कंप्लेंट वहाँ नहीं ली, तो हमें बाई पोस्ट वो भेजनी पड़ी, क्योंकि आगे की कार्रवाई के लिए वो जरूरी था। ज्ञानवापी का कैरेक्टर बदलने वाले कौन? शिवलिंग से छेड़छाड़ करने वाले कौन? शिवलिंग में सुराख करने वाले कौन? शिवलिंग को फब्बारा बनाने वाले कौन? हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर साजिश का पर्दाफाश होगा। शिवलिंग है या फब्बारा, राज खोलेगा सारा। शिवलिंग के साथ क्या हुआ, शिवलिंग के साथ क्या नहीं हुआ, आंखों देखी गवाही। सर्वे टीम के कैमरामैन गणेश शर्मा ने शिवलिंग की वीडियोग्राफी की है, फोटोग्राफी की है। अब तक शिवलिंग के मुद्दे पर नहीं बोले थे, लेकिन जो साक्षात नजर आया उसे बताए बगैर रह भी नहीं सके। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। एक चक्री नुमा कोई आकृति में वो मिला है मेटल का, और वो उसके ऊपर लगाया जाता था। सबसे पहले तो बताइए कि आपने क्या देखा, शिवलिंग के साथ सच में छेड़छाड़ हुई है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है? देखिए, मैंने जो देखा वो तो मेरी आंखों में है, दिमाग में कैद है, पर जो वीडियो चल रहा है समाचारों में, उसमें दिख रहा है कि नीचे के लिंग का मटेरियल कुछ और है और ऊपर जो मटेरियल है कुछ और है। ऊपर सीमेंट से जमाया हुआ है और नीचे का मटेरियल काला पत्थर का है। और सीमेंट के बारे में जहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की, सीमेंट का आविष्कार अभी हाल ही में 100 वर्ष पहले हुआ है। और दोनों अगर एक साथ बनाया होता तो काला पत्थर से वो बनाया गया होता चक्री। तो और बिल्कुल मैंने पहले भी कहा है कि जो शिवलिंग है या जिस पे विवाद चल रहा है, यह मटेरियल बिल्कुल उसी पत्थर का बना हुआ है जो हमारे काशी विश्वनाथ का वर्तमान मंदिर है। जो मटेरियल उस लिंग में लगा है उसी मटेरियल का बना है। हम लोग घर में शालिग्राम की पूजा होती है, जिस मटेरियल का शालिग्राम होता है उसी मटेरियल का वो वहाँ पे है शिवलिंग। सुनिए, शिवलिंग या फब्बारे का सच क्या है? हिंदू पक्ष अगर ये बात कर रहा है तो उसके पीछे तर्क क्या है? ये बात तो सच है कि जो तस्वीरों में दिख रहा है वो स्ट्रक्चर शिवलिंग जैसा ही है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है वो शिवलिंग नहीं, फब्बारा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।